इसी प्रकार से आपने खाद के 245 नमूने मानकों के अनुरूप पास पाए गए तथा 7 नमूने मानकों के रूप नहीं पाए गए। इसका ब्यौरा एनेक्सर सी और डी में दे दिया गया, आपके पास रिप्लाई है जी। और बीजों के 155 नमूने मानकों के अनुरूप पास पाए गए तथा 2 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसका ब्यौरा एनेक्सर ई व एफ में दे दिया गया। और गया जो आपका सवाल था, मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए 18 कीटनाशक नमूनों, 7 उर्वरक नमूनों, 2 बीज नमूनों के संबंध में डीलर, निर्माता और उसको प्रोड्यूस करने वाला जो भी था उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा एनेक्सर जी में दे दिया गया है। चलिए, श्री अनिल यादव। पर 123 जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, नहीं श्रीमान जी, सरकार द्वारा HDFC बैंक के निकट कॉलोनी ID संख्या 13,218 क्षेत्रफल 75.8 एकड़ को अधिसूचना दिनांक 20/6/2024 को अतिरिक्त संजीवनी अस्पताल कॉलोनी संख्या 13,211 क्षेत्रफल 5/6 एकड़ को अधिसूचना दिनांक 22/8 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो ख में श्रीमान जी 6 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनको जिला सत्र द्वारा छानबीन समिति DLHC द्वारा कुछ उसमें क्राइटेरिया पूरा नहीं करी थी, अनुशंसित किया गया है। दिनांक 19/7/2022 को इनके पश्चात किए गए संशोधनों के अनुरूप न पाए जाने के कारण कार्यालय को ज्ञापन 1/10/2025 के माध्यम से पुनः DLC को रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया है। स्पीकर सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में केवल 2 ही कॉलोनी को वैध घोषित किया है, जबकि ग्राम पंचायत भागली 2 के अंतर्गत ऐसी कई कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं जिनमें सैकड़ों मकान निर्मित हो चुके हैं, परंतु अभी तक इन्हें वैध घोषित नहीं किया गया है। ये मांग मैंने 2024 में भी उठाई थी, तब यही जवाब मिला था कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, परंतु विभाग ने इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी कॉलोनियों को जल्द से जल्द वैध घोषित कराया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, इनकी बात ठीक है, वहाँ पर कॉलोनी विकसित हुई है, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया कुछ पूरा नहीं करते, उसमें नियमितकरण हेतु अनुशासित कॉलोनी की जो साइट सीमा 1000 वर्ग से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों में शामिल किया गया था। क्राइटेरिया नहीं अभी तो उसमें 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जो क्राइटेरिया पूरा कर देंगे दे तो इन कॉलोनी को रेगुलाइज कर देंगे। श्री जगमोहन आनंद। प्रश्न संख्या 124। जी अध्यक्ष जी, हमारे साथी विधायक ने सवाल किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऐसे कर्मचारियों को जो 15 अगस्त 2025 तक 5 वर्ष का सेवा काल को पूरा कर चुके हैं या 15 अगस्त 2026 तक 5 साल का सेवा काल पूरा करने वाले हैं, उनको भी क्या सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत नौकरी की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है? मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं कि सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के बाद से हमने जिन लोगों को रोजगार की गारंटी दी थी, उसके अलावा अभी अगला कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। मेरा मंत्री से निवेदन है कि इनके कई डेलीगेशन आकर के मिले हैं, किसी की शादी होनी है, किसी की नौकरी पक्की, किसी का मकान, किसी का, तो ऐसे में अगर विचार करें मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है, तो जनहित में मतलब ये अगर इसका विचार किया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। वैसे तो अधिनियम की धारा 2 के अनुसार नियत तिथि 15/8/2024 थी, उसके बाद अभी तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परंतु जिस प्रकार का आपने विचार रखा है, इसको सरकार मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में चर्चा की जा सकती है, परंतु फिलहाल अभी कोई विचार नहीं। ठीक, श्रीमती पूजा। प्रश्न संख्या 125। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने
जो प्रश्न अपने मुलाना विधानसभा के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की मरम्मत के लिए पूछा है, हाँ श्रीमान जी, मुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गांव सरकपुर मोहरा सहा में स्थित राजीव गांधी खेल परिसर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु खेल विभाग द्वारा एक स्टेडियम में 22,84,000 रुपये, एक में 25,32,000 रुपये, एक में 24,88,043 रुपये की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दी गई है और इन स्टेडियम के आधारभूत ढांचे को नवीनीकरण हेतु इसका टेंडर भी 25/2/2026 को लग गया था, जो विद इन ए वीक ओपन होकर वो टेंडर जो भी संबंधित एजेंसी होगी उसको मिल जाएगा। 3 भाग में पूछा था। तीसरे में स्टेडियम के कर्मचारियों के बारे में पूछा था। तीनों स्टेडियम को एक एक चौकीदार, एक एक ग्राउंडमैन का पद स्वीकृत है। कोच के पद पर स्टेडियम के अनुसार नहीं बल्कि जिला स्तर पर स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में राजीव गांधी खेल परिसर सरकपुर में एक जूनियर कोच, एक चौकीदार है। राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर मोहरा में एक कुश्ती कोच, एक जूनियर लॉन टेनिस कोच एवं एक चौकीदार है। राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर साहा में एक जूनियर जूडो कोच एवं चौकीदार कार्यरत हैं। सर, मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टेडियम, राजीव गांधी खेल परिसर। सर, ये कांग्रेस सरकार के समय पर बनाए गए थे, लेकिन आज जब इनकी हालात देखते हैं सर, वो बहुत ही ख़राब है। मैंने खुद विज़िट किया है सर इन परिसरों को। इतना बड़ा सर घास, उसमें इतने बड़े गड्ढे, फिर भी बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन सर, जो वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। वहाँ पर खुद बच्चों ने शिकायत करी सर। जो यहाँ कागज़ों में सर बताया जाता है कि कोच है, चौकीदार है, सर वो नहीं है। अगर है तो वो आते नहीं हैं। तो ये भी विभाग की जिम्मेदारी है सर कि इसको सुनिश्चित करें कि अगर ड्यूटी लगी है तो वो आए तो सही। सर, ताला लगा होता है ऑफिस में और जिनकी ड्यूटी लगी है उनका फ़ोन नंबर तक नहीं है कि बच्चे बात तो कर लें कि कोई भी उन्हें ज़रूरत हो। और सर, ये जो इन्होंने राशि जारी की है, माननीय मंत्री जी भली भांति जानते होंगे कब से जारी कर रखी है। पहले भी मैंने इस बात के लिए पत्र लिखा था, अखबारों में भी दिया था कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए। तब भी यही जवाब था कि राशि जारी हो चुकी है, लेकिन सर ये काम कब पूरा होगा, मंत्री जी, उसका जवाब दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता चुका हूँ, इसका टेंडर लग चुका 25/2/2026 को लगा था और विद इन ए वीक इसका ओपन होके और ये काम शुरू हो जाएगा। जो माननीय सदस्य जी ने पूछा कि कौन कौन कर्मचारी वहां पर लगे हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी खेल परिसर सरकपुर में अमनदीप सिंह जूनियर कोच और सोनी चौकीदार, राजीव गांधी खेल परिसर मोहड़ा में विजेंद्र वशिष्ठ कुश्ती कोच, सुखचैन जूनियर लॉन टेनिस कोच और सुशील चौकीदार है। राजीव गांधी परिसर सहा में सुरेंद्र जूनियर जूडो कोच और सुखविंदर चौकीदार है। अगर कोई जानकारी आने या ना आने की माननीय सदस्य जी व्यक्तिगत रूप से बताएंगे तो उन पर अगर कैसा दिखेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा सुनिश्चित करेंगे कि वो वहां पर रहें। लगाया है, कार्य कब तक पूरा करवा दिया जाएगा, नवीनीकरण का, मरम्मत का, रखरखाव का? टेंडर लग चुका है, उसका विद इन वीक ओपन भी हो जाएगा। 25/2 को लग चुका था टेंडर। सर, टेंडर एक ही कंपनी को दे दिया जाता है सर। नहीं, वो ये तो कंपनी को डिसाइड ऑनलाइन है जी। टेंडर लग चुका है, उसमें आगे हम इससे सर, आगे इसको क्या सुनिश्चित किया जाए, इससे आगे जल्द से ऑनलाइन जल्द है, इस वो कार्य को पूरा ठीक करवाया है, जाए। ठीक है। जल्दी कराएंगे। श्री मूलचंद शर्मा। श्री घनश्याम दास। प्रश्न नंबर 127। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल प्लांट यमुनानगर में 2x300 मेगावाट के 2 यूनिट हैं, जिनका एशियन ड्रिलिंग सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और क्षय में लागू नहीं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी मिलाना चाहता हूं कि भावनात्मक रूप से लोगों का अपने घरों से जुड़ाव होता है। कोई भी अपना घर और गांव छोड़ना नहीं चाहता। गांव के लोग कई बार ये मांग कर चुके हैं कि इस गांव को किसी सुरक्षित स्थान पर बदल दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि राखी के कारण, प्रदूषण के कारण
लोगों का घरों में बैठना मुश्किल होता है। इसलिए वो बार बार ये आग्रह करते हैं और पानीपत का उदाहरण भी देते हैं कि वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के पास एक गांव को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इसलिए लोगों की भावनाओं का और ज़रूरत का वो प्रदूषण से बच सकें, रोगों से बच सकें, सरकार से मेरी प्रार्थना है, मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। तथा दूसरे, क्योंकि ये बताया गया कि ऐश हैंडलिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा होगा। सुचारू रूप से काम करने के बाद राख गांव में क्यों जाती है, इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि सुचारू रूप से काम करने के बाद राख वहां ना जाए। और दूसरे, क्या ईएसपी सिस्टम जो होता है थर्मल पावर प्लांट में वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और ऐश डेक की दूरी वहां से क्या है, और उसमें ऐश राख जाने का सिस्टम और तरीका क्या है। कृपया माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी दें। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने कई सवाल किए हैं। पहला सवाल तो उन्होंने किया कि पानीपत थर्मल प्लांट का कोई गांव कुकड़ाना गांव है, उसको शिफ्ट किया है। नहीं, पहले उसका दे देता हूँ, क्योंकि जो कुकड़ाना गांव है उसके साथ में श्री सीमेंट भी बिल्कुल सटा हुआ है और ऐश डेक और बीच में केवल एक सड़क है, इसलिए उसका पूरा राखी डस्ट सारा उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए माननीय नायब सैनी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और कल ही मैंने कार्यक्रम रखा है, पूरे गांव के 407 प्लाट कल उनको अलाट करके उनको शिफ्ट कर दिया जाए। कल का टाइम हमने रखा है, डी साहब से मेरी बात हुई है, नायब सैनी जी ने किया। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि रतनपुरा गांव जो है, इनके लोगों की डिमांड है कि ऐसा आती है। इन्होंने एक जिक्र किया ईएसपी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्रोसिपिटेटर, वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, क्योंकि उसमें हैवी पार्ट सारे वो डाउन कर देता है, लेकिन जो फ्लू गैसेज वो सिस्टम ठीक ना हो तो फ्लू गैसेज में राखी जाती है, तो इसलिए सिस्टम ठीक काम कर रहा है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो ऐश डेक है उसकी वहाँ से कितनी दूरी है, इस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे थर्मल प्लांट का ऐश डेक है। और जो राखी कैसे जाती है, ब्लो डाउन सम्प ऑफ हाउस है, तो उसमें उसको राखी को पानी में मिक्स करके हम उसमें जाकर ऐश डेक में डालते हैं। इसलिए गांव को शिफ्ट करने का फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने और अनिल मंत्री जी ने वहाँ पर हमारे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, सीएमओ, एसएमओ, पूरी टीम उस गांव का दौरा करके आई है। 3-4 साल में कोई भी बारीक कारक ऐसा नहीं मिला है जिसके कारण वहाँ पर कोई मौत हुई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकारियों की एक टीम बनाकर भेजें और वहाँ जाकर भौतिक रूप से फिजिकली सारा चेक करें, और गांव के लोगों को यदि वो संपर्क में ले लेंगे, उनको साथ जोड़ लेंगे, तो निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान पर पहुंचा जा सकता है। अध्यक्ष जी, जैसे मेरे साथी ने कहा है, निश्चित तौर से हम वहाँ के जो टेक्निकल हमारे इंजीनियर हैं उन सब की ड्यूटी लगाकर एक कमेटी बना करके गांव का दौरा करवा दें। श्री उमेद सिंह। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या कमेटी का हो 128। हाँ, जनप्रतिनिधियों को उसके से तालमेल जरूर हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। उमेद सिंह। नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो 200 रुपये पेंशन इन्होंने बुजुर्गों की और बढ़ाई उसके लिए भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सदन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली 10 तारीख को पेंशन की जो कोई समस्या लोगों के बीच में आ रही थी, ऐसा विचार सुनने में भी आ रहा था, मीडिया में भी आ रहा था, उसको लेके एक निर्णय किया था कि जिला स्तर पर एडीसी, डीएसडब्ल्यूओ और डीसीआरआईएम, एडीसी के नेतृत्व में ये कमेटी बना दी है। किसी को भी पेंशन संबंधित
चाहे अंडर एज की है, चाहे एज की है, चाहे इनकम की है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है, अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर इस कमेटी में अपनी शिकायत दे सकता है और कमेटी इसका निर्णय करेगी। और उसके बाद हमारे डायरेक्टर सेवा विभाग और प्रदेश के हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता जीन उपमा जी इसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। किसी को इस प्रकार की कोई शिकायत आने नहीं देंगे। और ये माने मुख्यमंत्री जी का मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी की तरफ से। चौधरी निर्मल सिंह जी, आप सप्लीमेंट्री आपका भी इसके अंदर है। हाँ सर, अगर कोई पूछना बस चाहे। ठीक था जी कि ये इसमें कटी तो थी पेंशन दोबारा लगी है। हाँ वो बताया। हाँ जी, हाँ, और कोई फिर रह ना जाए ये देख लेना। ठीक ठीक है जी, न कट की थी कि भाई दोबारा लगी है। ठीक ठीक। श्री रणधीर पनियार, आपने बार बार, वो सच नहीं होती, सच्चाई वही है कि काटी नहीं थी, चेकिंग थी। ठीक ठीक। और मैं सदन में भी कह चुका हूं, शिकायत आएगी, जांच करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्री जब आप लोग सरकार में थे तब आप लोग भी जांच करते थे, हमारे से पहले कोई और थे वो भी जांच करते थे, अब हम भी करेंगे जांच, चलिए। किसी को काटेंगे नहीं। श्री चंद्र प्रकाश 130 मंत्री जी। जी स्पीकर सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग रीलाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज है और इसका उत्तर है जी स्पीकर सर। वर्ष 2019 के पश्चात आदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 38 वाटर कोर्सेज को रीमॉडल और रिकंस्ट्रक्शन उनका हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 26-27 आदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 15 वाटर कोर्सेज की रीमॉडलिंग का कार्य सरकार के पास विचाराधीन है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। उपरोक्त वाटर कोर्सेज के कार्य को फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टेकअप किया जाएगा तथा फाइनेंशियल बजटरी प्रोविजंस की अवेलेबिलिटी के अनुसार अगले 2 वर्षों के अंदर पूर्ण करे जाएंगे। इसमें फरवरी 2025 में 40 वाटर कोर्सेज का एस्टीमेट बन के आया था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के और 83 करोड़ के करीब ये एस्टीमेट है। तो इसमें जो 15 सेलेक्ट किए हैं वो क्या कैसे उनकी प्रायोरिटी फिक्स की है और जो 25 बच गए उसका मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनको भी टेकअप किया जाए, क्योंकि अभी बजट में सिंचाई विभाग की जो बात आई है उसमें लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की बात रखी गई है। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की अगर हो जाता है और वाटर कोर्सेज नहीं बनते तो वो किसान के खेत में पानी पहुंचाना असंभव है। जी मंत्री सही बात है सर। ये इस चीज़ को लेके विभाग बहुत गंभीर है और मैं बताना चाहती हूँ कि एनेक्स्चर ABC पर सारी सूची भी है और जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो अंडरवे है सर उसमें 58.17 वाटर कोर्सेज को 58.1 करोड़ की लागत से 21 वाटर कोर्सेज को भी लिया जा रहा है। एनेक्स्चर नहीं है मेरे पास। नहीं ABC एनेक्स्चर्स ये आपका रिप्लाई है 2 पेज का। अच्छा मेरे हिंदी पास और है। इंग्लिश में। ठीक है, वो आपका उसके अंदर है प्लान के अंदर। आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। क्योंकि इसमें मेरा आपसे श्रुति जी अनुरोध है जी कि हिसार जिले के 443 करोड़ के आए थे एस्टीमेट बन के, आदमपुर के 86 करोड़ के थे। तो ये देखिए किसान सभी बराबर हैं। भिवानी जिले के सैंक्शन होके चले गए, आदमपुर के नहीं हुए। तो ये इस एंगल से भी, क्योंकि आपका पुराना इलाका रहा है, आपके परिवार की तरफ से यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, तो ठीक है, आप जवाब आ गया ध्यान आपका। रखिए। धन्यवाद जी। ठीक है मंत्री जी, जवाब आ गया। श्री लक्ष्मण सिंह यादव माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी। चंद्र प्रकाश जी हमारे सीनियर हैं और मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलती है। इनके आपके समय में तो मेरे ख्याल भेदभाव होता होगा, पर यहाँ भेदभाव नहीं होता, मर ख्याल से नहीं होता भेदभाव। ठीक है, श्री लक्ष्मण यादव 131। जी मंत्री जी। हाँ श्रीमान जी, रेवाड़ी जिले में पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव ये सरकार के पास है। श्रीमान जी,
मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो भूमि की उपलब्धता थी कि भाई अगर भूमि होगी तो वहाँ पर हम लोग पुस्तकालय का निर्माण करवा देंगे। तो जिला प्रशासन रेवाड़ी ने हाल ही में जिला पुस्तकालय के जो भवन निर्माण हेतु जो पुराना कारागार भवन था उसकी भूमि को चयनित कर लिया है और वो स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसकी उच्चतर शिक्षा विभाग को हस्तांतरण करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो भूमि हमारे पास आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, उस पर हम लोग इसका निर्माण करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया और मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। 15 जून को ये जिला पुस्तकालय की घोषणा की है, क्योंकि बरसों से डिमांड थी। जिला 36 साल पहले बना था, लेकिन जिला पुस्तकालय न होने के कारण बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान हो रहा था। और ये भी ठीक बात है कि मंत्री जी ने अभी रिपोर्ट मंगाई है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कोसली का जब विधायक था तो जिला मेरा ही पड़ता था, तब भी मैंने 21 में ये डिमांड उठाई थी। और जब डिपार्टमेंट की ये कुछ चीज़ें निकल के आई थी, 19 जनवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन पैरा 4(1) में वर्णित औपचारिक पूर्ण करते हुए भिजवाया गया था, लेकिन इसके तहत के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजना सुनिश्चित करना बताया गया था, जिसमें न्यूनतम जमाबंदी, अक्ष सिजरा, ततीमा, फील्ड बुक, खसरा, गिरदावरी, स्वीकृत और अस्वीकृत म्यूटेशन की फर्ज, जिसमें न्यूनतम जमाबंदी में टिप्पणी दी गई थी। पर ये तो प्रक्रिया एक मिनट सर, एक मिनट प्रक्रिया है, थोड़ा सर, एक मिनट। ये 21 की बात है, सप्लीमेंट सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुनो आप। शॉर्ट पे सप्लीमेंट शॉर्ट ही कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन लगा था, इसलिए अभी प्रशासन ने ये भेजा है, आधी अधूरी रिपोर्ट भेजी है, जैसे मेरे को पता चला है। ये फिर फाइल घूमेगी, जैसे 9 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा था। ये 2 दिन का काम है, केवल 2 दिन की फॉर्मेलिटी करना चाहें तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस की जरूरत है नहीं। जी मंत्री जी। स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, उसका पहिए लग के ही काम हो गया है और बहुत जल्दी बता रहा हूं, बहुत तुरंत हम लोग इस काम को करेंगे। सेशन खत्म होते होते इस काम को मैं कागजी कार्रवाई जो है पहिए लग गए कह रहे। मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। श्रीमती विनेश। सर, प्रश्न संख्या 132। इसका उत्तर है नहीं स्पीकर सर। उपरोक्त को देखते हुए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री जी को मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे पास फोटोज भी हैं, आप चाहो तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। गंदा पानी नहर में डाला जा रहा है और लोग उसको पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जो पलवल में भी हुई थी, कुछ गाँव में एक में समस्या थी पानी की पीने की। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अधिकारियों से एक उचित रिपोर्ट मंगवाएं। वो गलत रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, झाग इतने उठ रहे हैं पानी में सर, गंदा पानी जो उसमें जा रहा है नहर में, उसमें जैसे यमुना में जो हमारे झाग उठते हैं ना, ऐसे झाग उठ रहा है और वो गंदा लोग पानी यूज कर रहे हैं और लोग बीमार पड़ जाएंगे। उससे पहले हमें सचेत रहने की जरूरत है ताकि वो समस्या हमारे हरियाणा में पैदा ना हो। जी मंत्री जी। सर, ये एसटीपी पब्लिक हेल्थ का है और ये जो माननीय सदस्य जो बात कर रही हैं, ये जो ड्रेन है ये इरिगेशन पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग पानी का यहाँ पे कोई इधर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पानी आता है यहाँ से उठा लेते हैं यहाँ पे बीच में ही किसान इरिगेशन पर्पसेस के लिए। फ्लड के टाइम पे ज़रूर यहाँ पे एक तो ज़्यादा पानी आ जाता है और फिर वो सुंदर सब ब्रांच में जाता है, लेकिन उस वक्त भी डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन आपने जो बात कही है मैं ज़रूर इसको गंभीरता से लूँगी और ज़रूर इसका मैं एक डबल चेक भी करवाऊँगी, क्योंकि इस जो एसटीपी के लगातार जो है हमारे पास सारे की सारे जो पानी का टेस्टिंग भी होती है, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, एनजीटी की भी, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे के सारे जो पानी के जो टेस्टिंग चलते रहते हैं। लेकिन अगर ज़मीन पर अगर कैसी आपको और भी कोई ऐसा लगता है कि
कोई मेरे संज्ञान में बात डालनी है तो आप एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा। समस्या है सर, और जो बता रहे हैं मंत्री जी, जो नहर के पास में बहुत सारे लोग हैं जो भी घर बना रहे हैं, वो पानी को यूज़ करते हैं, सिर्फ खेतों में यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो समस्या है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लगाया। और मैं आपको वीडियोस फोटोज भी दिखा सकती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाएंगे तो जरूर आपको पता लगेगा कि मैं जो बता रही हूँ ज़रूर सच सर, बता रही हूँ। इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई भी करेंगे। श्री रघुवीर तेवतिया। 133 जी मंत्री जी। नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में भी मैंने ये उठाया था, पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं है और वहाँ इतनी औद्योगिक कंपनियां लगी हुई हैं, कई सौ, पृथले के, बघोला के, सीकरी के आसपास, और वहाँ से वहाँ तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। जब तक फरीदाबाद या दिल्ली तक पहुंचने में समय लगता है, तब तक कई मरीज दम तोड़ देते हैं। वैसे पीछे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था पिछले बजट पे कि हाईवे पे हम ट्रामा सेंटर बनाएंगे, लेकिन 1 साल हो गया अभी नहीं बना और मंत्री जी ने कह दिया नहीं श्रीमान जी से। तो वहाँ तो बहुत ज़रूरत है जी, बताओ कैसे नहीं है। पलवल वहाँ फरीदाबाद तक कोई ट्रामा सेंटर हो तो बताओ जी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बल्लभगढ़ और पलवल के बीच का रोड का स्ट्रेच है, ये 25 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे पे आज के दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पलवल है जो 0.5 किलोमीटर दूर है। सब डिविजनल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ है जो बिल्कुल हाईवे पर है। बीके अस्पताल फरीदाबाद है जो 2 किलोमीटर दूर है और अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं जो 5 किलोमीटर दूर है। मगर इसके साथ साथ एक नई योजना सेंटर की तरफ से आई है जो है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, जिसकी नोटिफिकेशन 19/2/2026 को हुई है। इसके तहत जो भी रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 1.5 लाख रुपए तक की ट्रीटमेंट 7 दिन के लिए किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में मिल सकती है। और मैं इम्पैनल्ड अस्पतालों के भी नाम आज के दिन लेना चाहूँगी क्योंकि तेवतिया जी पूछ रहे हैं। जो आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड हैं आज के दिन, उनमें हैं तूला अस्पताल पलवल में जो 120 बेडेड है, ये नेशनल हाईवे पे है। सचिन अस्पताल पलवल में 55 बेडेड है, 1 किलोमीटर दूर है हाईवे से। 55 बेडेड मनोज अस्पताल होडल में है, ये 1.5 किलोमीटर दूर है। 35 बेडेड पलवल अस्पताल है जो पलवल में है और 30 बेडेड गोल्डन अस्पताल है जो नेशनल हाईवे पे है। तो यहाँ पे आज के दिन ट्रॉमा सेंटर्स के लिए बहुत सारे पहले से ही अस्पताल हैं। धन्यवाद। श्री राम कुमार कश्यप। प्रश्न नंबर 134। जी शॉर्ट में, वैसे बहुत डिटेल में उन्होंने अच्छा एक मिनट ये समय है जी, 1 मिनट नहीं, समय की बात नहीं, शॉर्ट में कुछ है तो बताओ। जैसे बताया हुडल तो बहुत दूर है जी, हुडल का बहुत सारे बताया, अस्पतालों पलवल में बताया जो जहाँ सचिन हॉस्पिटल बता रहे हैं वहाँ जाम लगा रहता है हाईवे से, जाके पता कर लो। सिविल हॉस्पिटल से भी आगे जाकर है, वहाँ जाने में 1 घंटा लगेगा और जो जाएंगे फरीदाबाद दिल्ली की तरफ जाता है कोई मरीज को लेके, वो वापस क्यों जाएगा? ठीक है। वो 5 किलोमीटर कहाँ पड़ता है? अगर होटल में कुछ नया है तो बताएं। तो है मंत्री जी कुछ नया है तो बताएं, नहीं तो आपने जवाब दे दिया। यही है कि इम्पैनल्ड अस्पताल हैं आयुष्मान भारत के और ये सेंटर की योजना आई है आज के दिन, बहुत ही बढ़िया योजना है जिसके तहत एक्सीडेंट विक्टिम्स को 1.5 लाख रुपए की ट्रीटमेंट मिल सकती है। धन्यवाद। नंबर 134। एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंत्री जी एक बार, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने अभी कहा है कि पीछे भी एक क्वेश्चन लगाया था और मंत्री जी ने बहुत डिटेल में उत्तर दिया आपको, क्योंकि इसके जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे। अब आपके सामने मंत्री जी ने जो बताया, एक 200 बेड का हॉस्पिटल है जो मात्र 0.5 किलोमीटर दूरी पे है, वहीं जहां आप बात कर रहे हैं 0.5 किलोमीटर दूरी पे है जहां से आप बात कर रहे हैं, ये जिला अस्पताल पलवल। और दूसरा जो है 50 बेड का SDH जो मात्र
जीटी रोड के ऊपर है एकदम से, आपको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा। उसी की बात कर रहे हैं हम भी, उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, बीच में है, उसके बीच में है, 1-2 किलोमीटर पे है जहां से आप बात कर रहे हैं। चलिए वो तो उसकी यहाँ का जांच विषय करा है। लेंगे। वो इस अगर आप इस प्रश्न का है नहीं वो, ठीक है। ये माननीय अध्यक्ष जी, satisfactory माननीय है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जाम की बैठिए, स्थिति बैठिए, नहीं प्लीज है। जाम की स्थिति इनके समय में थी, आज तो पलवल के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया माननीय अध्यक्ष जी, ऊपर से भी जाओ और नीचे से भी जाओ, कहीं जाम ही नहीं लग रहा। अगर कोई अलग से आपको कोई वो है, उसको जांच करा लेंगे मंत्री जी। ठीक है गंगवा जी, आप अगला प्रश्न 134 नंबर का। ठीक, चलिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आप शुरू कीजिए। माननीय सदस्य आदरणीय रामकुमार कश्यप जी ने करनाल से यमुनानगर वाया नेवल, चौगांव, गढ़ी, बीरबल तथा बड़गांव सड़क के बारे में बात की है। बिल्कुल यह हमारे पुनर्निर्माण के में है और इसका टेंडर भी कर दिया था और 11/3/25 को इस एजेंसी को अलॉट भी कर दिया था, लेकिन उस एजेंसी ने कार्य नहीं किया और कार्य न करने के कारण अभी हम इसका दोबारा टेंडर कर रहे हैं, जिसका 24/3/26 तक हमारे पास सारे टेंडर आ जाएंगे। उसके बाद में अलॉट करके इसको 9 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने सड़क को दोबारा बनाने के लिए टेंडर लगवा दिया है। परंतु साथ साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और कहना चाहूँगा, ये जो सड़क है 32 किलोमीटर सड़क है, ये जमुनानगर और करनाल जिले को जोड़ने का काम करती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है। इस पर ज़्यादा माइनिंग का काम चल रहा है, 4-5 साल से इस पर माइनिंग का काम हो गया है। तो ये सड़क की खस्ता हालत हो गई है। जैसे आपने ये तारकेल की सड़क बनेगी, मेरा अनुरोध रहेगा इसमें से कुछ सड़क लबकरी, गढ़ी, बीरबल, चौगामा से 7 किलोमीटर की जो सड़क है, बहुत ही मतलब ये माइनिंग का काम है, इसको आप कंक्रीट की बना दें, बाकी के तारकोल के बने। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कल भी माननीय सदस्य ने इस बात को कहा था कि वहाँ माइनिंग का काम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस सड़क के ऊपर है और इस कारण से जो तारकोल की सड़क है उसकी बजाय इन्होंने कहा है कि जो आरसीसी की सड़क बनाई जाए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि माननीय सीएम साहब से भी इस बारे में बात हुई है और हम इसको फिजिबिलिटी दोबारा से चेक करवा रहे हैं। उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके अगर, क्योंकि अभी टेंडर तो हमने इसके मांग लिए, लेकिन अगर इसकी फिजिबिलिटी आरसीसी की आएगी तो टेंडर को रोक करके हम आरसीसी का बना करके दोबारा टेंडर करवाने का काम करते हैं। ठीक, श्री देवेंद्र हंस, प्रश्न नंबर 135। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने सवाल 5 मदों में पूछा है। कह में नई श्रीमान जी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर नवीकरण कार्य, जिसमें दुकानों के आकार का विस्तार सम्मिलित था, सक्षम प्राधिकारी के विधिवत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विभागीय स्तर पर श्रम ठेकेदार के माध्यम से करवाया गया। नई श्रीमान जी, जैसे कि स्थानीय विधायक द्वारा आपत्ति जताई गई, उसके उपरांत एसडीओ सिविल 17/1/2026 को विधायक जिला दूरभाष के माध्यम से एसडीओ सिविल को इनका मैसेज गया, तो उसके उपरांत बीडीपीओ द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेकर निरीक्षण किया गया। जनप्रतिनिधि के आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान हेतु कार्य को केवल अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। श्रीमान जी, इस संबंध में एसडीएम गुल्ला, एसडीएम शुगर मिल कैथल तथा कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज कैथल द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्य निष्प्राण किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं, कदाचार अथवा भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। बिंदु और गय में मद्देनजर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, टेंडर के अनुसार
कि ये दुकानें टेंडर में कुछ लिखा नहीं, अभी दुकानें बढ़ाई जाएंगी, परंतु और जो टेंडर में लिखा हुआ है तो रेनोवेशन का था ये। और मंत्री अध्यक्ष महोदय, और कानून के हिसाब से एज पर लॉ कि हमने पहले वो दुकानें खाली करवानी चाहिए थी, और खाली करवाने के बाद उनका टेंडर होता, बोली लगती, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो ये रात को जो काम चल रहा है, अनलीगल रूप से काम चला हुआ था, मैंने एसडीएम को जब फोन किया, एसडीएम नहीं पहुंचे, बाद में लेट पहुंचे, तो मैंने पूछा भी जो ये काम चला हुआ है अभी लीगल है कि अनलीगल है। खुद एसडीएम साहब ने कबूल किया है कि ये अनलीगल रूप से काम चला हुआ है, भी मेरी नॉलेज में नहीं है ये काम। और फिर उसने ये भी बोला कि वीडियो को भी नहीं पता भी ये काम चला हुआ, क्योंकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है, सारा कुछ है, तथ्य है। और मंत्री जी ने कबूला भी है भी ये हमारे संज्ञान में, क्योंकि मैं इससे पहले ये जो रात का मामला था अध्यक्ष महोदय, ये 17/1/2026 का है, जो मैं ये बात बता रहा हूँ, एसडीएम से मेरी बात हुई है। उससे पहले 17/12/2025 को मैंने मंत्री जी को भी लेटर लिखा हुआ है, और उनके साथ साथ मंत्री जी को वीडीपीओ गोलोक गोलाची का परिसर में सरकारी भूमि पर दुकानों के अवैध निर्माण विस्तार व तत्काल रोक लगाकर भ्रष्टाचार रोकने और कठोर कार्रवाई। देवेंद्र जी सप्लीमेंट्री पूछो। मैं ये इससे जुड़ा हुआ है जी, मैंने मंत्री जी को भी 1 महीना पहले पत्र लिखा हुआ है, अभी वो और सारी उसके बात साथ आप अपना प्रश्न पूछो क्या है? ये उससे जुड़ा है जी, तभी तो पता चलेगा ना जी किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। आ गया ध्यान में जो आप कह रहे हो। मैं भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है, मिल भगत कर जो ठेकेदार और अधिकारी किस प्रकार से, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है अध्यक्ष महोदय, करोड़ों की संपत्ति है, उस करोड़ों की संपत्ति पर है, उसमें से कोई सप्लीमेंट्री पूछो आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन का वो पार्ट नहीं है। पूछो आप। हाँ, तो वो मंत्री जी जवाब देंगे ना। कमेटी बनाकर इसकी जांच करो जी। प्रश्न पे कमेटी नहीं बनेगी अरोड़ा जी, प्रश्न पे कमेटी नहीं बनेगी, अभी तो मंत्री जी जवाब देंगे, आप अपना प्रश्न पूछो। स्पीकर सर, हमने पहले ही मंत्री जी अध्यक्ष महोदय कमेटी बना करके एचसीएस अधिकारी है, उसमें हमारे पंचायती राज के थे एमडी ने सीनियर अधिकारियों कमेटी बनाई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इतना ही नहीं, दिनांक 18/10/2025 को एक व्यक्ति बलविंदर पुत्र राम गोपाल, विभाग इतना चिंतित, जैसे उनकी शिकायत आई तो तुरंत इस काम को जब्बी बंद कर दिया गया था, और ये दुकानें केवल 12.5 फीट से 25 फीट बढ़ाई थी, क्योंकि ये पैसा ब्लॉक समिति द्वारा लगाया गया है, भाई इसका रेंट बढ़ कर आ जाए, और कैसी ऐसी मंशा नहीं थी, कहते हैं ब्लॉक समिति की केवल उसका आकार बढ़ाया है और कोई लीगल काम नहीं किया। ठीक, श्री रामकरण काला, आ गया जवाब आपका। ठीक है, शॉर्ट में कोई अगर आप अपना सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं तो शॉर्ट में सप्लीमेंट्री पूछ लो, पर ये सारी बात नहीं, ये चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। अगर कानून के हिसाब से तो ये होना चाहिए था भी, अगर दुकानें खाली होनी चाहिए थी, उसका यानी कि उस बोली होनी चाहिए थी, पर ये कानून के हिसाब से है ही नहीं है जी। कोर्ट के मामला, कोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ है भी दुकानें ना बढ़ाई जाए, इसके बावजूद भी ये दुकानें बढ़ रही हैं। मैं रिकॉर्ड देना चाहता हूँ। मंत्री जी आप इसमें कुछ और कहना चाह रहे हैं? मेरे पास चित्र भी हैं उन दुकानों के, ना कोई कोर्ट का स्टे था, जैसे इनका इंफॉर्मेशन आई तुरंत अधिकारियों ने एक्शन लिया, प्राइवेट व्यक्ति ने कहा तो तुरंत एक्शन लिया, इसलिए सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमने बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है आप लिखित में दें तो विषय आगे बढ़ जाएगा। रामकरण जी 136 जी। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शाहबाद में बराड़ा सड़क पर बाबा बंदा सिंह बहादुर गेट निर्माण के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि अधूरा पड़ा है गेट, जो है वो 2021 में इसके निर्माण कार्य आवंटित किया था, जिसकी समापन की तिथि 12/1/22 थी, और 12/1/22 तक ही ये गेट का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन जो ओरिजिनल जो ड्राइंग थी उसके अंदर कुछ बाद में चेंज किया गया था, जो गुंबद और झालरों की जो बात थी वो, क्योंकि उस एजेंसी
जिसने लिया था उसके अंदर वो शामिल नहीं था, और अभी हमने उसको गुंबद और झालर जो लगाने की जो बात है वो प्रोसेस में डाल दी है। 2 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट हम करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये गुरुओं का गेट है, बहुत दिन से काम शुरू हुआ था। चलो मैं तो कहूँ अच्छा आपने शुरू कर दिया, पर मैं तो आई शायद बार बार उसका नाम नहीं था बंता सिंह बहादुर का, क्यों हमारे शाहबाद में और सारे गेट अच्छे बन गए। पर जो गेट वहाँ से देखो ना जगह खबाड़ा या कुछ वहाँ पड़ा है, तो वहाँ और भी गुरुद्वारा भी है वहाँ और मंदिर भी है, तो इसको जल्दी से कराया जा ताकि इसको बाद में फिर डिले न करना इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये गुरुओं का, महापुरुषों का सम्मान करने वाली सरकार है, और जयंतियां भी सरकारी सतह पर मनाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि उस ड्राइंग में नहीं था, एक अच्छा सुंदर जो गेट आप जो कह रहे हैं वो बनाने का काम करेंगे। जो झालर वो बकाया वो भी हम करवाने का काम कर देंगे जल्दी। ठीक। श्री योगेंद्र राणा, श्री नरेश सेलवाल। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उकलाना के 2 नंबर बाईपास की बात कही है। ये सूर्यवाड़ा मोड़ से और उकलाना के अंदर कर ऑलरेडी 4 लाइन इसके अंदर बनी हुई है, और यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई अभी कोई बाईपास की इसके अंदर जरूरत है। ये ओवर ब्रिज अभी वहाँ तैयार